Today we are going to start with the topic financial statement analysis. In management accounting, next topic we are going to start with financial statement analysis. Now financial statement जब हम लोग बोलते हैं तो there are mainly three types include होते हैं. Financial statement मतलब at the end of the year जो बनते हैं वो मेनली तो दो हमें हमेशा मालूम है, एक बैलेंस शीट है, दूसरा इनकम स्टेटमेंट है. तीसरा हम लोग बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो आपको अभी पढ़ने के लिए नहीं है, टीवाई में पढ़ना है उसको आपको. लेकिन अभी आपको याद रखना है कि दो स्टेटमेंट हमें देखने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर. पहला है बैलेंस शीट और दूसरा है इनकम स्टेटमेंट. नाउ ये बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसके लिए है, अगर कंपनी को किसी भी, ये सभी नोट्स में है आप, अगर कंपनी को किसी भी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना है तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सबसे पहले क्या पूछेगी? वेदर डू यू हैव अ फाइनेंशियल प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट बनाया है क्या आपने, इनकम स्टेटमेंट बनाया है क्या, तो वो दिखाओ. तो उसके ऊपर से वो जो लोन देने वाले क्रेडिटर्स है, यानी बैंक है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनी का वर्किंग कैसे है वो समझ आएगा. तो अगर कंपनी को लोन लेना है तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना जरूरी है. अपार्ट फ्रॉम दैट कि लास्ट ईयर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके ऊपर से मैनेजमेंट के लिए इजी जाएगा कि नेक्स्ट ईयर हमें कैसे फ्यूचर प्लान करना है, फ्यूचर में क्या एक्शन लेना पड़ेगा. जैसे प्रॉफिटेबिलिटी कम दिख रही है तो फ्यूचर में क्या प्लान्स बनाएंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी. ये सब सोचने के लिए भी मैनेजमेंट के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गाइड करते हैं. देन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली बने हुए हैं तो उसका यूज मैनेजमेंट कंट्रोल करने के लिए भी करती है. यानी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें सब एक्सपेंसेस, इनकम्स, एसेट्स, लायबिलिटी सब दिखाई दे रहा है. सो किसी के ऊपर अगर ज्यादा खर्चा हो रहा है तो वहां से हमें मालूम पड़ेगा एंड मैनेजमेंट कैन इजीली कंट्रोल दैट expenses or that expenses on particular asset और any लॉस अगर हो रहा है तो वो क्यों हो गया ये फाइंड आउट करके उसके ऊपर कंट्रोल ले सकते हैं. देन प्रेजेंट पोजीशन कंपनी की क्या है ये अगर मैनेजमेंट को देखना है देन ओनली दे हैव टू रिफर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. उसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है यानी लॉस हो रहा है और वो लॉस हमें ओवरकम करना है एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर के लिए, तो करेक्टिव एक्शंस लेने के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प करेगा. ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्ट्स एज बेस फॉर फ्यूचर एक्शंस, यानी फ्यूचर में हमें क्या करना है उसका बेस करके भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉर्मेट. फर्स्ट फॉर्मेट इज कन्वेंशनल फॉर्मेट और हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट और टी फॉर्मेट. यानी आपने एफवाई में किया था ना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट. ट्रेडिंग अकाउंट के लेफ्ट साइड को बोलते थे डेबिट, राइट साइड को बोलते थे क्रेडिट, बराबर. लेफ्ट साइड में हम लोग सब एक्सपेंसेस लॉसेस लिखते थे, क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखते थे, सब इनकम्स एंड गेन्स लिखते थे. वेयर इन बैलेंस शीट का लेफ्ट साइड था लायबिलिटी का एंड राइट साइड का था एसेट. तो वो टी फॉर्मेट में या हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में दिखता है, इसलिए उसको कन्वेंशनल फॉर्मेट या हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट और टी, राइट. एक सीधा लाइन और बीच में एक लाइन, तो ये टी जैसे दिखता है इसलिए उसको बोलते हैं टी फॉर्मेट. ओके, बट ये जो टी फॉर्मेट है उसका हेल्प लेके हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने के लिए हमें इजी नहीं जाता. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम टी फॉर्मेट टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो बिकॉज ऑफ दिस नाउअडेज जो भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो टी फॉर्मेट में नहीं लिखे जाते. एज पर द रूल इट इज राइट इन अ वर्टिकल फॉर्मेट. नाउ वर्टिकल फॉर्मेट में हम लोग जब बात करते हैं तो वहां पे डेबिट, क्रेडिट या एसेट्स, लायबिलिटीज ये साइड में रहेगा, सब वर्टिकल यानी सिंगल वेग के नीचे लिखा जाएगा. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग देयर आर वर्टिकल फॉर्मेट में दो थिंग्स हमें ध्यान रखना है, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट एंड वर्टिकल बैलेंस शीट. वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट तो सेल्स में से एक एक आइटम लेस करते जाएंगे और लास्ट में जो बचेगा वो हमारा नेट प्रॉफिट रहेगा. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ वर्टिकल बैलेंस शीट, यहाँ पे देयर आर 5 पार्ट्स इन अ वर्टिकल बैलेंस शीट. पहला है ओन फंड्स. ओन फंड्स मतलब खुद का पैसा, जैसे इक्विटी
प्रेफरेंस ये जो है ना बेसिकली इक्विटी शेयर्स, रिजर्व्स, मतलब कोई भी शेयर कैपिटल, रिजर्व, ये सब ओन फंड्स में आएगा। दूसरा पार्ट है बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स मतलब क्या? लोन फंड्स, किसी भी तरीके से लोन लिया है तो यहाँ पे आएगा। तीसरा पार्ट इसमें फिक्स एसेट्स। एज वी नो विच आर द फिक्स एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब क्या है आपके फिक्स एसेट्स है। ओके, देन इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट पार्ट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में याद रखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट में जाएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वर्किंग कैपिटल में आता है। नाउ व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? इसके पहले वाला टॉपिक हमने पूरा वर्किंग कैपिटल के बेस पे ही लिया है। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ओके, नाउ ये जो वर्टिकल स्टेटमेंट है वो हमें फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए बहुत ही यूज होता है। यानी एनालाइज करना, ओनली डेटा हमारे पास है तो इनफ नहीं है, उसको हमें प्रॉपरली एनालाइज करना जरूरी है, राइट? तो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस में पहला, ये एनालिसिस करते समय पहला है इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल मतलब क्या कि मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव जो है इंटरनल टू फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस कंसर्न हैव डायरेक्ट अप्रोच टू रिलेवेंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड। मतलब जो अकाउंटेंट वगैरह है कंपनी के इंटरनल रिकॉर्ड से, उनका इंटरनली जब एनालिसिस किया जाता है कि ये कौन सा ट्रांजेक्शन कब किया गया और या किस में ज्यादा लॉस हुआ है, वो ओवरकम कैसे हो सकता है, लास्ट ईयर कितना था, करंट ईयर कितना है, किसी और कंपनी के साथ यहाँ पे नहीं देखा जाएगा, कंपनी के इंटरनल जो डेटा है उसके ऊपर इसका एनालिसिस किया जाएगा। नाउ एक्सटर्नल एनालिसिस जब बोलते हैं हम लोग, शेयर होल्डर्स एज ए इन्वेस्टर्स, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मटेरियल सप्लायर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी इंटरनल में देखो कंपनी में विद इन जो काम करने वाले लोग हैं वही अपने डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं। बट एक्सटर्नल एनालिसिस मतलब क्या? जो कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं या जो कंपनी को लोन देते हैं या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो कंपनी में टैक्स लगा रही है, वो सब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश इन द न्यूज़पेपर। आपको अगर नहीं मालूम रहेगा तो देखो, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाता है, बहुत सारे न्यूज़पेपर में रहता है देखो, और लोगों को भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो शेयर होल्डर से उनको भी भेजा जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पब्लिश ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट और एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका एनालिसिस जो क्रेडिटर्स है, जो कंपनी को लोन देने वाले हैं या इन्वेस्ट करने वाले कंपनी शेयर्स परचेस करने के लिए इंटरेस्टेड है, वो सब एनालिसिस करते हैं, उससे बोलते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। देखो इंटरनल एनालिसिस में कंपनी में विद इन काम करने वाले लोग ही फिगर्स कंपनी के अमाउंट का एनालिसिस कर रहे हैं। एक्सटर्नल बाहर के लोग एनालिसिस करने वेदर टू वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी और नॉट। तीसरा है शॉर्ट टर्म एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल एनालिसिस। शॉर्ट टर्म में जनरली वर्किंग कैपिटल का एनालिसिस किया जाता है, सो दैट फोरकास्ट में बी मेड ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स। मतलब अभी जो वर्किंग कैपिटल हमारा है उसका एनालिसिस किया जाता है, सो फ्यूचर में हमारे पास वर्किंग कैपिटल का पोजीशन क्या हो सकता है, इसका एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। बट वेयर एज लॉन्ग टर्म एनालिसिस की जब बात करते हैं तो जो हमारा मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी हमने कितना इन्वेस्ट किया है कंपनी ने और उसके ऊपर लॉन्ग रन में उनको रिटर्न कितना मिल रहा है, ये एनालिसिस लॉन्ग टर्म एनालिसिस में किया जाता है। नाउ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, it is otherwise called as dynamic analysis, when financial statement for a number of years are reviewed and analyzed। ये ध्यान रखो, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक से ज्यादा साल के लिए एक साथ एनालिस किया जाता है। मतलब 2011, 12, 13, 14, 15, 16 ये पांचों साल का एक साथ एनालिसिस दिखाया जाता है, तो उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। क्या बोलते हैं उसको? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। यहाँ पे किसी एक ईयर को कंसिडर किया है क्या? नहीं, यहाँ पे 3-4 साल को एक साथ एनालाइज किया गया है। Now vertical analysis, it is otherwise called as static। सीधा under this type analysis, the ratios are calculated from balance sheet of 1 year and from the profit and loss account of 1 year। यहाँ पे ओनली एक ही साल कंसिडर किया जाएगा, मे बी एक ही साल दो अलग अलग कंपनी का भी ले सकते हैं,
लेकिन एक ही साल कंसिडर किया जाएगा, लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस. ओके, आपके टेक्स्ट बुक में टोटल 11-12 पॉइंट्स दिए है, बट आपके थियरी क्वेश्चन के लिए 6 to 7 पॉइंट्स आर इनफ. ओके, now when we are talking about the horizontal analysis and vertical analysis, what is the difference? Horizontal analysis is a comparative evaluation of financial statement for 2 or more periods. पहले ही बोला मैंने ऊपर, 2 या 2 साल से ज्यादा पीरियड का जब कंपैरिजन होता है तो उसे बोलते हैं horizontal analysis. Whereas in vertical analysis only 1 period, 1 year consider किया जाता है. Okay, it represent growth or decline of atoms. राइट, मतलब ये हॉरिजॉन्टल का एक अच्छा एग्जांपल है ट्रेंड. बाद में हम लोग देखेंगे ये ट्रेंड वगैरह क्या है. ट्रेंड मतलब क्या, इट रिप्रेजेंट ग्रोथ और डिक्लाइन ऑफ एटम. हर एक 3-4 साल का कंसिडर करेंगे तो साथ में देखेंगे तो आपको समझेगा कि लास्ट ईयर से करंट ईयर में पर्टिकुलर एटम में ग्रोथ हुआ. जैसे सेल्स है, अगर 3-4 साल का साथ में हम लोग देख रहे हैं तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखते हैं ऑब्वियसली. तो प्रोपोर्शनेटली सेल्स बढ़ा है या कम हुआ है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बढ़ा है या कम हुआ है, ये हम लोग हॉरिजॉन्टल एनालिसिस से देख सकते हैं. ओके, बट इन वर्टिकल एनालिसिस यहाँ पे प्रोपोर्शनेट एटम मतलब कितना प्रॉफिट और सेल्स और प्रॉफिट का प्रोपोर्शन क्या है, इन दोनों का प्रोपोर्शनेट एनालिसिस किया जाता है, ना कि अलग अलग ईयर में. हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का एम क्या है, ascertaining the trend and changes in the atom over time. ट्रेंड मतलब क्या है, मतलब आपने मैथ्स में सीखा होगा. देखो ट्रेंड अगर याद नहीं है तो ठीक है. ascertain the trend and changes in the atom over time, मतलब ट्रेंड मतलब क्या, बढ़ता हुआ ट्रेंड या घटता हुआ, यानी प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है हर साल या हर साल कम होता हुआ दिख रहा है. एकदम एक साल में कम है तो उसका रीजनिंग क्या है, मे बी अनफोर्सिन रीजन है, कोई अर्थक्वेक है, जैसे अभी पेंडेमिक सिचुएशन है, उसके वजह से एक आध साल में प्रॉफिट बहुत घट रहा है, लेकिन बाकी क्या हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है. तो वो देखने का एम है. Whereas वर्टिकल का एम क्या है, प्रोपोर्शनेट कितना रेशियो है, यानी हम लोग जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कितना सेल्स हो रहा है इन सिंगल अकाउंटिंग है, उसके ऊपर कितना रिटर्न हो रहा है, ये रिटर्न इनफ है या नहीं, ये सब देखना वर्टिकल एनालिसिस में है. राइट, एक्सप्रेस atom from past financial statements are restated to a percentage of amount from base year. यहाँ पे क्या किया जाता है हॉरिजॉन्टल में, जो बेस ईयर लिया जाता है, लास्ट ईयर फर्स्ट जो सबसे पहला ईयर है उसको बेस ईयर लिया जाता है और उसको 100 एज्यूम करके बाकी सालों के जो फिगर्स है उसका परसेंटेज निकाला जाता है. यहाँ पे सेल से या टोटल फंड एम्प्लॉयड दिया गया है उसको 100 एज्यूम करके उसका प्रोपोर्शनेट बाकी आइटम से लिया जाता है इन वर्टिकल एनालिसिस. ओके, कंपैरिजन, अभी ये जो कंपैरिजन है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन. इंट्रा फॉर्म मतलब क्या, विद इन द फॉर्म, एक ही कंपनी के अलग अलग सालों का अगर हमें कंपैरिजन करना है, यानी समझो XYZ कंपनी है, उसका 2015, 16, 17 इन अलग अलग सालों का अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज द बेस्ट. Whereas अगर अलग अलग कंपनी का एक साल का कंपैरिजन करना है, यानी इन 2016 अलग अलग कंपनीज का प्रॉफिट रेशियो वगैरह क्या था, अगर ये मुझे ढूंढना है तो मुझे वर्टिकल एनालिसिस यूजफुल है, नॉट इन हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. ओके, नाउ यहाँ पे हमने ऊपर देखा था कि जब हम लोग वर्टिकल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो वर्टिकल स्टेटमेंट में 5 पार्ट है. ओके, वर्टिकल स्टेटमेंट में कितने पार्ट्स है, 5 पार्ट. 3-4 लोग छोड़ के गए, नींद आ रही उनको. We can't avoid this because अगर आपको थियोरी नहीं आएगा ना तो आपको आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा. ओके, सो कितना भी नींद आने दो. जो जगह है वही ज्वाइन करके बैठे यहाँ पे. इसका मैं रिकॉर्डिंग नहीं देने वाली है, बोलो बाकी लोगों को, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा ही नहीं. ओके, लेट अस कंटिन्यू विद अवर टॉपिक. समझ में आ रहा है ना, इजी है ना? यस मैम. ठीक है, कुछ अवॉइड नहीं कर सकते हम लोग, उसके
आज का एक ही लेक्चर थियरी का देना है आपको। आपको रेडीमेड नोट्स मिल रहे हैं तो ये 2-3 लेक्चर जाते हैं हमें लिखने के लिए। ये सब आप घर पे बैठ के लिखो अभी ये सब। और हम लोग कल के लेक्चर से फॉर्मेट स्टार्ट करने वाले हैं। Okay, let us continue with it. Key difference between debt and equity. The difference between debt and equity. When we are talking about the debt and equity. Debt means loan funds. जो हम लोग borrowed funds लेते हैं ना उसे बोलते हैं debt. And equity means equity shareholders या share capital, reserve funds, etc. Okay. So difference between debt मतलब borrowed funds and owed मतलब borrowed and own मतलब shareholder funds. Okay. अभी डेप्ट फंड्स की जब हम लोग बात करते हैं तो डेप्ट इज अ लायबिलिटी विच नीड्स टू बी पेड ऑफ आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड। क्योंकि हम लोग जो लोन लेते हैं 10 साल के लिए 15 साल के लिए परमानेंटली कोई भी लोन नहीं लिया जाता है। सो आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड वी हैव टू रिपे द लोन अमाउंट। वेर एज जब हम लोग रिजर्व है हमारे पास या इक्विटी शेयर कैपिटल है जो हमें जब तक कंपनी बंद नहीं होती है तब तक वापस देने की जरूरत नहीं है। ओके। डेट फंड से बोर्ड फंड से वेर एज इक्विटी ये खुद का पैसा है। इक्विटी फंड्स इज ओन फंड्स। ओके। डेट रिफ्लेक्ट मनी ओड बाय कंपनी टुवर्ड्स अदर पर्सन। डेट क्या दिखाता है? कितना कर्जा हम लोग ने बाहर वालों से लिया है। वेर एज इक्विटी क्या दिखाता है कि कंपनी का खुद का कैपिटल कितना है, शेयर होल्डर्स का कैपिटल कितना है। डेट हम लोग लिमिटेड पीरियड के लिए रख सकते हैं, उसके बाद हमें उसको रिपेड करना पड़ेगा, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। वेर एज इक्विटी हम लोग लॉन्ग पीरियड के लिए रख सकते हैं। डेट होल्डर्स या डिवेंचर होल्डर्स, लोन होल्डर्स आर आवर क्रेडिटर्स, वेर एज इक्विटी होल्डर्स आर आवर ओनर। ओके। डेट कैरीज लो रिस्क एज कंपेयर टू इक्विटी। डेट कैरीज लो रिस्क मतलब क्या है? एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बट इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो इट इज अ वेरी रिस्की। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसके ऊपर डिविडेंड नहीं मिलेगा। डेट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ टर्म लोन, डिबेंचर, बॉन्ड्स, बट इक्विटी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ओनली। इक्विटी में हमेशा शेयर्स में रहेगा। रिटर्न ऑन डेप्ट इज नोन एज इंटरेस्ट। डेप्ट के ऊपर हमें क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। इक्विटी के ऊपर डिविडेंड। रिटर्न ऑफ डेप्ट इज फिक्स्ड एंड रेगुलर। इंटरेस्ट ये फिक्स्ड एंड रेगुलर रहता है, वेयर एज डिविडेंड ये इक्विटी का डिविडेंड रेगुलर नहीं रहेगा। डेप्ट सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं, वेयर एज इक्विटी हमेशा अनसिक्योर्ड ही रहेगा। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन डेप्ट एंड इक्विटी। नाउ ये जो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे हैं उसमें कौन कौन इंटरेस्ट रहेगा, क्यों बनाना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन इंटरेस्टेड है उसमें? तो पहला है तो शेयर होल्डर्स। इन एवरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ कंपनी, so that they must know what is the exact position of company। इन्वेस्टमेंट कितना है कंपनी का, प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, एक्स्ट्रा पैसा है कंपनी के पास तो वो कहाँ इन्वेस्ट किया है, प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट हुआ है कि नहीं, ये सब शेयर होल्डर्स को देखना पड़ता है। तो दे आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अपार्ट फ्रॉम डिबेंचर होल्डर्स आर ऑल्सो इंटरेस्टेड बिकॉज उनको इंटरेस्ट मिलने वाला है। अगर कंपनी का पोजीशन बहुत ही खराब है तो कंपनी कहाँ से इंटरेस्ट देगी? तो दे आर मच मोर इंटरेस्टेड। अगर वो किसी कंपनी का डिबेंचर खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कंपनी की इंटरेस्ट देने की कैपेसिटी है क्या, सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है कंपनी की, ये देखा जाएगा। अगेन क्रेडिटर्स, जो कंपनी को सप्लायर से कंपनी के यानी जो रॉ मटेरियल वगैरह सप्लाई करते हैं वो भी देखेंगे कि कंपनी का पोजीशन अच्छा है ना, यानी अगर हम लोग क्रेडिट पे गुड्स दे रहे हैं तो कंपनी रिपे कर पाएगी क्या। उसके अलावा कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाई? when they are going to loan that company they have to judge the company's current position and profitability so that they can judge whether company is in a position to repay the loan amount। okay, prospective investors means जो लोग कंपनी में
इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कंपनी के शेयर्स परचेस करना चाहते हैं, वो भी पहले कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी करेंगे एंड देन ओनली दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट। उसके बाद एम्प्लॉयज को क्यों इंटरेस्ट रहेगा? अगर कंपनी का पोजीशन अच्छा है तो ही उनको रेगुलरली पेमेंट मिलेगा, रेगुलरली सैलरी मिलेगा, इसलिए एम्प्लॉयज आर आल्सो इंटरेस्टेड इन इट। ओके, तो दीज आर द some of the persons which are interested in the financial statements. Okay,